हाँ जी बच्चे, ये हमारी रिकन्सिलेशन की आई थिंक थर्ड क्लास है। और पिछली वीडियो में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, मैं लगा देता हूँ, इसमें पढ़ो आप क्या लिखा है। लिखा है आर लिमिटेड शोड अ नेट लॉस। ध्यान देना, क्या बता रहा है क्वेश्चन, नेट लॉस बता रहा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो आर लिमिटेड शोड अ नेट लॉस ऑफ ₹35,400 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से बच्चे लॉस है 35,400 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। हाउएवर द फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 67,800 फॉर द सेम पीरियड। ठीक है जी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स कहता है जी प्रॉफिट है 67,800 का, तो ठीक है। कॉस्ट अकाउंट कहता है लॉस है 35,400, 35,400। फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं 67,800 का आपका प्रॉफिट है फॉर द सेम पीरियड। देखते हैं डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो आपको फिगर्स बता रहा है कुछ, ये सारे डिफरेंसेस आपको बता रहा है। ठीक है बच्चे, ये सारे डिफरेंसेस आपको बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ये सब तो ठीक है। ठीक है, अब लास्ट में पढ़ो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे कि प्रिपेयर अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ठीक है जी, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे reconciliation statement, simply reconciliation statement। ठीक है जी, प्रॉफिट है या लॉस है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से तो प्रॉफिट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से लॉस है। तो अब यहाँ लिखना नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और लॉस है 35,400 का, 35,400 का लॉस है। और लॉस है तो आप उसको नेगेटिव करके दिखाना बच्चे, ठीक है ना। प्रॉफिट होता तो मैं इसको सिंपली दिखाता, लेकिन अगर लॉस आ रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में दिखाना नेगेटिव। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नॉर्मल है। पहला पॉइंट कहता है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 25,500। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, इन कॉस्ट अकाउंट्स, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, अंडर रिकवर का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए। अंडर रिकवर का मतलब होता है बच्चे कि कॉस्ट अकाउंट्स में आपने खर्चे कम रिकॉर्ड करें, एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हुए होंगे। अगर एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गए होंगे, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम होते हैं, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात, कॉस्ट अकाउंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि खर्चे अंडर रिकवर हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, इसका मतलब एक्चुअल ज़्यादा है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट इतना गिरा है तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट थोड़ा कम गिरा होगा, क्योंकि हमने खर्चे कम रिकॉर्ड करे। समझ रहे हो आप मेरी बात। और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है बच्चे 25,500 का। तो इसका मतलब मुझे अगर कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, हमने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है, तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास लेके जाऊंगा तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, खर्चे और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कम करे हैं खर्चे। तो ये कितना आ जाएगा, 25,500 रुपये, 25,500। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। तो ओवर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए,
और अगर आपने खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए तो प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? खर्चों से प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चे ज़्यादा कम हो गए, मतलब कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गए क्योंकि खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए। ये देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा रिकवर हो गए तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि बच्चे खर्चों से प्रॉफिट गिरते हैं तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गए, फाइनेंशियल के कम हुए होंगे क्योंकि एक्चुअल खर्चे कम हैं, रिकवर आपने ज़्यादा कर लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस आ रहा है 1,35,000 का। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ? तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मैं फाइनेंशियल पे आऊँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मुझे मैंने कॉस्ट को बेस लिया है तो कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 1,35,000 रुपये, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। आगे देखो बच्चे, इसके बाद लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड। अब जो फिगर लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है बच्चे? डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड रिसीव का क्या मतलब है? 20,000 रुपये दिया हुआ है तो डिविडेंड रिसीव का मतलब है एक ऐसी इनकम जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है। डिविडेंड हम रिसीव करते हैं तो सिर्फ किस में दिखाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो एक कॉस्ट है, एक फाइनेंशियल है। अब डिविडेंड रिसीव किया तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल की इनकम बढ़ जाएगी। कॉस्ट में रिकॉर्ड ये होता नहीं, ये बात तो आपको पता है कि डिविडेंड एक प्योरली फाइनेंशियल इनकम है। तो ये सिर्फ किस में रिकॉर्ड हुई होगी बच्चे? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रखे हैं। अब आप सोचो आपने किसको बेस लिया है? आपने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है बच्चे, है ना। कॉस्ट अकाउंट्स को आपने बेस लिया है तो आप कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, यही तो ऑब्जेक्टिव है हमारा। कॉस्ट को बेस लिया है तो कॉस्टिंग में हमें प्लस माइनस करके उसको फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो मैं क्या करूं? कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी बढ़ाऊंगा। अगर फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़े हुए हैं तो कॉस्टिंग की प्रॉफिट को भी बढ़ा देंगे। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना है आपका? यह है 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। इसके बाद है लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंसेस चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्सिलेंस लॉस, चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, ठीक है। ऑब्सिलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो खर्चे हैं, लॉस है, प्रॉफिट गिरेगा, और ये सिर्फ किस में रिकॉर्ड हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट गिर गए, कॉस्ट अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड होता नहीं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट गिर गए। तो अब मुझे बताओ मैंने किसको बेस बनाया बच्चे? कॉस्ट अकाउंट्स को। तो मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो मैं क्या करूँ? कॉस्ट अकाउंट्स के साथ इसके प्रॉफिट को भी गिराना पड़ेगा, तभी तो हम फाइनेंशियल के पास लेके जाएंगे, है ना जी। तो ये कितना आ जाए? 16,800। 16,800 आ रहा है आपका ऑब्सिलेंस लॉस, ठीक है जी। ये चीज़ होती है बच्चे। आगे देखो आप, फिर लिखा हुआ है बच्चे इसमें इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। फिर लिखा हुआ है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। अब मुझे बताओ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ये सिर्फ किस में आता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंट्स में ये आता ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स पे करने से प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई लिंक ही नहीं है, ये रहा। और टैक्स पे करने से प्रॉफिट गिरेंगे, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट गिरते हैं। अब मैंने कॉस्ट को बेस बनाया है, मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो मैं क्या करूँ? कॉस्ट के साथ कि फाइनेंशियल पे आ जाऊँ, तो मुझे कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी गिराना पड़ेगा। और ये अमाउंट कितना है बच्चे? 43,600। प्लीज़ क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। 43,600। इसके बाद है बच्चे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बैंक इंटरेस्ट जो सिर्फ किस में रिकॉर्ड हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, ठीक है जी। तो अब आप ये बताओ
कि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए, हाँ या ना। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए, हाँ या ना। तो अभी मुझे ये बताओ कि कॉस्ट अकाउंट के साथ हम ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल के पास आ जाए, क्योंकि हमने कॉस्ट को बेस बनाया है, हमें अपने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो मैं क्या करूँ कॉस्ट के साथ, तो कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मैं फाइनेंशियल के पास जा पाऊँगा। ठीक है जी, और ये कितना है 13,600, 13,600, ठीक है ना, प्लस करके दिखाएंगे इसको। फिर बच्चे आपके पास ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आती है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ये दिया हुआ है आपको, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,65,000, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना है बच्चे 1,45,000 रुपीज़। तो अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो एक्सपेंस के नेचर का होता है, हाँ या ना, है ना बच्चे। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा एक्सपेंस की नेचर का होता है। तो कॉस्ट अकाउंट्स में आपने एक्सपेंस कितना दिखाया 1,65,000, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्सपेंस कितना दिखाया 145, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होते हैं, तो कॉस्ट अकाउंट्स में 1,65,000 रुपये प्रॉफिट कम हो चुका है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1,45,000 एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट जो है वो कम हो चुका है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया इन कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कम हुआ है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी रिड्यूस हुआ है, बट कॉस्ट के कंपैरिजन में कम रिड्यूस हुआ है ना जी। तो अब इसका क्या करेंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक जो है कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यू किया हुआ है ना जी। तो देखो आप कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1,65,000, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के नेचर का होता है, प्रॉफिट कम होंगे 1,45,000 रुपये 1,45,000, और कॉस्ट अकाउंट्स में हुए हैं 1,65,000, एक्सपेंस है एक्सपेंस से प्रॉफिट गिरेंगे, तो कॉस्ट में 165, फाइनेंशियल में 145। तो अब मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ कॉस्ट के साथ ऐसा कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ। तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, क्योंकि आपने ज़्यादा कम कर दिए, 20,000 रुपये ज़्यादा कम कर दिए कॉस्ट अकाउंट्स में, तो वापस बढ़ा दो फिर 20,000 रुपये, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखो आप ज़रा, उसके बाद बच्चे क्लोजिंग स्टॉक की बारी आ रही है। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो इनकम के नेचर का होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होती है वो इनकम की नेचर का होता है, और क्लोजिंग स्टॉक आपने कॉस्ट अकाउंट्स में दिखा रखा है 1,25,500, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखा रखा है 1,32,000 रुपये, ठीक है। तो अंडर वैल्यू किया हुआ है आपने क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है जी। इनकम की नेचर का होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम आपने कितनी दिखाई है 1,32,000, और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने इनकम कितनी दिखाई है 1,25,500, 1,25,500। तो अब आप मुझे ये बताओ हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मैंने कॉस्ट को बेस बनाया है, तो मैं कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ। तो बच्चे इसको भी बढ़ा दो आप, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल के पास लेके जाना है उसको। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 6,500 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6,500 रुपीज़ प्रॉफिट बढ़ा दो आप, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अगर कॉस्ट अकाउंट्स में लॉस आ रहा है तो आप नेगेटिव करके दिखा देना उसको, बस बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। फिर आगे कह रहा है गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 25,000, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स का मैटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ,
तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम हो गए, खर्चों की तरह आप दिखाते हो इसे। गुडविल आप कहाँ पे राइट ऑफ करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड राइट ऑफ करते हो, तो प्रॉफिट कम होगा, उससे एक्सपेंस होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को तो रिड्यूस करेगा, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेगा। अब मुझे ये बताओ हमने किसको बेस बनाया है? हमने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस बनाया बच्चे। मुझे कॉस्ट में प्लस माइनस करके उसको फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो अगर आप फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम कर चुके हो तो कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा ताकि आप फाइनेंशियल के पास आ जाओ, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गुडविल को मैं कॉस्ट अकाउंट्स में दिखा रहा हूँ, ये बस एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है, ठीक है जी, ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास चले जाएं। तो ये है 25,000, ठीक है जी, ये 25,000 आ गई। अच्छा, उसके बाद जो आपको दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद लिखा है नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस। अब नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, तो ये तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का मैटर है। नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। खर्चा है ना रेंट, तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट कम हो गए क्योंकि खर्चों से प्रॉफिट गिरते हैं, और ये वो खर्चा है जो कॉस्ट में आया है, कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। फाइनेंशियल में ये रिकॉर्ड होता ही नहीं क्योंकि हम इसके लिए कोई पैसा ही नहीं पे करते। ये तो अपनी फैक्ट्री का खुद का रेंट नोशनली चार्ज करके दिखा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया, और ये कितना कम हो गया बच्चे? 60,000। अब आप मुझे ये बताओ हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब हम बढ़ रहे हैं कॉस्ट के हिसाब से। कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो जो आपने ये गिरा दिया इसको बढ़ा दो वापस आप, क्योंकि फाइनेंशियल में तो ये रिकॉर्ड होता नहीं। तो अब ये कितना अमाउंट आ रहा है? 60,000, ठीक है, प्लस करके दिखाएंगे इसको। अच्छा, इसके बाद क्या है बच्चे? लास्ट पॉइंट है इसके बाद, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब ये प्रोविज़न बनाना तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का काम है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। और ये कितना दिया हुआ है बच्चे? 15,000। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट गिरेंगे, खर्चों की तरह ट्रीट करते हो आप इसको। 15,000 रुपये प्रॉफिट गिर गया। अब हमने किसको बेस बनाया बच्चे? कॉस्ट अकाउंट्स को। तो क्या करें हम कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा कि फाइनेंशियल के पास आ जाए? तो आपने इसको कम करना है, 15,000 रुपये, ये रहा, कम हो गया तब, ठीक है जी। तो आई होप कोई दिक्कत ना आई हो आपको बात समझने में यहाँ तक, ठीक है जी। हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब सारी चीज़ें प्लस माइनस करके हम ये चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ प्लस माइनस करना। 60,000 रुपये प्लस करना है ना, माइनस 15,000, माइनस 25,000, प्लस 6,500। अब बाकी देखता हूँ पीछे, माइनस 35,400, माइनस 25,500, प्लस 1,35,000, प्लस 20, माइनस 16,800, ठीक है जी, माइनस 60, माइनस 43,600, प्लस 13,600, प्लस 20,000, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये? कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2? ये रहा। तो हमारा नेट फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से 67,800 की फिगर आ रही है ना। मैं एक बार करके देखता हूँ दोबारा, शायद मैंने गलत ऐड प्लस माइनस कर दिया होगा। 1,35,000 माइनस 25,500 माइनस 35,
₹15,000। ठीक है, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन, कैलकुलेशन में शायद कोई गलती हो रही है। या मैंने कोई पॉइंट ऐसा दिखाया तो हाँ, डेप्रिसिएशन वाला रह गया बच्चे एक पॉइंट, वही मैं कहूँ। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन सही है हमारा, बस इसमें ना ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट रह गया था। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट रह गया बच्चे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स। अंडर चार्ज का मतलब समझते हो, कम रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आपने कम रिकॉर्ड करा है, तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट गिरते हैं, फाइनेंशियल के भी गिरे होंगे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के भी गिरे होंगे और कॉस्टिंग के भी गिरे हैं। कॉस्टिंग के कम गिरे हैं क्योंकि आपने अंडर चार्ज रिकॉर्ड, अंडर चार्ज का मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने कम रिकॉर्ड करा है, तो और कम कर देंगे फिर इसको, ताकि हम फाइनेंशियल के पास चले जाएं। 26,000, 26,000 लेस करेंगे हम, और 26,000 लेस करने के बाद 67,800 आ जाएगा आपका आराम से। तो ये जो 67,800 आ रहा है बच्चे, ये पॉजिटिव फिगर आ रही है, और ये पॉजिटिव फिगर आने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा है 67,800, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये दिया हुआ था ना, फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज्ड, फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 67,800 फॉर द सेम पीरियड। तो प्रॉफिट आ रहा था, वो आ गया हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। बस इसमें यह है कि आपको नेट लॉस दिया हुआ है, तो शुरुआत आप किससे करोगे, नेट लॉस से, और नेट लॉस दिया हुआ है तो आप इसको बच्चे नेगेटिव फिगर में दिखा देना, बस, और कुछ करना ही नहीं। बाकी तो क्वेश्चन सेम है जैसे कर रहे हैं, समझ गए ना बात यहाँ तक। अच्छा, इसको ना प्रेजेंट करने का एक तरीका और हो सकता है बच्चे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके 10 ईयर में या किसी चीज़ में आपको ये प्रेजेंटेशन दे रखी हो। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन क्या है वो दूसरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो आप एक बार, सबसे पहले आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो, ये जो 35,400 रुपये नेगेटिव है, ठीक है ना, आप मुझे बताओ इसमें 25,500 को आपने प्लस करा है या माइनस करा है। देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मुझे पता है कि मैंने इसको नीचे गिराया है, क्योंकि फाइनेंशियल में खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए थे, कॉस्ट में खर्चे कम रिकॉर्ड हुए हैं, तो मैंने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को और कम कर दिया, हाँ या ना। और कम करूँगा तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, हाँ या ना। मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 35,400 रुपये का कम हो रखा है, लॉस हो रखा है। अगर मैं इतना प्रॉफिट और गिराऊँगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, 25,500 अगर मैं और कम करूँगा तो मेरा जो है लॉस बढ़ जाएगा। तो 35,400 प्लस 25,500 यानी कि 60, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 60,900 का लॉस है, समझ गए। और वैसे भी देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा, ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि मैं इसको कम करके दिखा रहा हूँ। तो कम करके दिखाने का मतलब क्या है, अगर मैं खर्चा और गिरा रहा हूँ, ध्यान देना, फाइनेंशियल में खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए, कॉस्ट में कम, तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को और कम कर रहा हूँ, और प्रॉफिट कम कर रहा हूँ, इसका मतलब लॉस बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, प्रॉफिट को कम करने का मतलब क्या है, लॉस का बढ़ना। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना कि ये माइनस हो रहा है, एक्चुअली ये माइनस हो नहीं रहा है, ये प्लस हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा होता है। और ये जो 1,35,000 है, ये नज़र आ रहा है कि प्लस हो रहा है, बट ये एक्चुअली में माइनस हो रहा है, क्योंकि आप ये 35,400 के अंदर इस 135 को क्या कर रहे हो बच्चे, आप इसको माइनस कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा होगा आपको प्लस हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। ओवर रिकवर का मतलब ज़्यादा दिखा दिए आपने, कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, तो मतलब आपने प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत कम कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात, 1,35,000 रुपये ज़्यादा कम कर दिया आपने कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट, तो मुझे उसको इंक्रीज़ करना है, लॉस को कम करना है। अगर मैं खर्चों को वापस दिखाऊंगा, हटाऊंगा खर्चों को, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना उससे। तो ये चीज़ होती है बच्चे। आपको नज़र आ रहा है प्लस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में प्लस हो नहीं रहा है, लॉस को कम कर रहा है। समझ रहे हो आप, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंटेशन दूसरी है वो आप ये ऐसे कर सकते हो, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे लो सिंपली नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 35,400। आप नेगेटिव मत दिखाओ, आप सिंपली लिखो 35,400। समझ आई यहाँ तक बात? 35,400। अच्छा आप ये ऐसे भी लिख सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये जो आपने लिखा ना नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, आप इसकी जगह सिंपली प्रॉफिट भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और आप इसको नेगेटिव फिगर करके दिखा दो तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है। समझ गए? आपने लिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लेकिन आप इसको नेगेटिव फिगर में दिखाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है कि ये लॉस है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है बच्चे कि ये नेगेटिव फिगर आ रही है तो लॉस होगा इसका मतलब। अच्छा इधर देखो आप, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 35,400, आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, सिंपली आप दिखाओ नेट लॉस 35,400 का। अब क्या करना है, अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना कि आप मुझे बताओ इस 35,400 में मैंने इसको क्या करा है, माइनस करा है या प्लस करा है? इसको मैंने प्लस करा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये प्लस हुआ है। इसके अंदर इस 35,400 में 25,500 को मैंने प्लस करा है, और इसको क्या करा है बच्चे, माइनस। इसको क्या करा है, माइनस। इसको क्या करा है, प्लस। इसको क्या करा है, प्लस। इसको माइनस, और इसको भी मैंने माइनस करा है। यानी कि ब्रैकेट वाले सारे प्लस हो रहे हैं, है ना, और जो बिना ब्रैकेट वाले हैं वो माइनस हो रहे हैं सारे। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये दिखाया मैंने नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें मैं ऐड करूँगा, मैं वो सारी फिगर ऐड कर दूँगा जो ब्रैकेट वाली हैं। जैसे कि पहली थी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, है ना, कि कितना था बच्चे, 25,500। इसके बाद इसमें था ऑब्सोलेंस लॉस, वो भी ऐड हो जाएगा, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये था 16,800, ये 25,500, ये 16,800। एक आपका इसमें ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 43,600। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड के बाद है बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे, वो प्लस नहीं हो रहा, वो तो माइनस हो रहा है। अच्छा इसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, और एक गुडविल रिटर्न ऑफ है 25,000 रुपये, 25,000। अच्छा गुडविल के बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है 15,000। ये जितने भी ब्रैकेट वाले थे मैंने सबको प्लस कर लिया। फिर इसमें मैंने ऐड करा डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, ये है 26,000, 26,000। और अब मैं वो लेस कर दूंगा जो बिना ब्रैकेट वाले हैं, है ना, वो सारे लेस कर देंगे। लेस करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड है 1,35,000 रुपये, ओवर रिकवर्ड है 1,35,000 रुपये, 1,35,000। अच्छा उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद क्या है बच्चे, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 20,000, ये लेस हो जाएगा, इसको आप लेस करो। डिविडेंड रिसीव्ड के बाद है बच्चे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट, वो लेस कर देंगे, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट है 13,600, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट के बाद है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक
ये 20,000 है, ठीक है। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन। यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, मैं ऊपर दिखा देता हूँ बच्चे, यहाँ पे है ना, ऊपर दिखा देता हूँ। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है 6500, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6500, ये भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें एक चीज़ और है, दैट इज़ नोशनल रेंट, है ना, ये भी क्या करेंगे हम लेस, नोशनल रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये ओन प्रीमाइसेस लिखा हुआ है, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस 60,000, ये लेस कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करके देख लो, आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 67,800। आई होप आपको बात समझ आएगी बच्चे, ठीक है ना। तो एक ये प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, एक ये वाली प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, लेकिन आप इसको देख लेना, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे लिखना। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि जो हमने पहला मेथड सॉल्व करा था ना, पहली प्रेजेंटेशन, आप उसी से चलना। अगर कॉस्ट अकाउंट्स में लॉस दिया हुआ है तो आप उसको नेगेटिव फिगर दिखा के अपना नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ में आई बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कंप्लीट करा है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर, सोच तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे। इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो इज़ दी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है एज ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1993, 93 का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ बच्चे, जो प्रॉफिट आ रहा है P&L अकाउंट में, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है और ये सारे के सारे मेरे एक्चुअल एक्सपेंस हैं जो मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सेल्स आपको बता रहा है 60 लाख, ठीक है बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है और एक WIP का क्लोजिंग स्टॉक है। फिर आपको डिविडेंड रिसीव्ड बता रहा है, ठीक है। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, द कंपनी मैन्युफैक्चर द स्टैंडर्ड यूनिट, कोई प्रोडक्ट बनाते होंगे हम लोग, इन द कॉस्ट अकाउंट्स, इन द कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स में क्या है, कहता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड, कहता है कॉस्ट अकाउंट्स में फैक्ट्री के खर्चों को हमने कैसे एलोकेट करना है, टू द प्रोडक्शन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। 20% किस चीज़ का बच्चे, प्राइम कॉस्ट का, ठीक है। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर देंगे, आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। खैर देखते हैं आगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कह रहा है 6 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो जितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी होंगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपये पर यूनिट से। सेलिंग एक्सपेंस कितने बता रहा है बच्चे, 8 रुपये पर यूनिट, तो जितने यूनिट्स आपने सेल करी होगी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 रुपये से, तो आपका सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। कहता है प्रिपेयर द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बच्चे। कॉस्ट शीट बनाने के लिए नहीं कह रहा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है आपने ऑफ द कंपनी एंड रिकनसाइल द सेम विद द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट तो आपके पास है ही, अपने कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको रिकनसाइल करके दिखाना है आपने। तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उससे तो आसान ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखो आपको करके क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपने कॉस्ट शीट बनाना तो सीखा है बच्चे, आपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना नहीं सीखा है ना। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट कुछ भी नहीं है बच्चे, कॉस्ट शीट ही है। बस कॉस्ट शीट को डब्बे में दिखा देंगे तो वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट हो गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं करना बच्चे, कॉस्ट शीट ही बनानी है बस आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2
डायरेक्ट मटेरियल, है ना। अगर आप कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देखोगे ना बच्चे यहाँ पे, तो आपको नीचे ये लिखा ना इन द कॉस्ट अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं आपको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, तो बच्चे यहाँ पे मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा कि जितना मेरा एक्चुअल खर्चा है ना मटेरियल का 2740, यही मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड होगा और यही मेरी वेजेस होंगी ना। तो ये चीज़ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल कितना है 27,40,000, 27,40,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपका वेजेस दिया हुआ है, और जो वेजेस है वो 15,10,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू वेजेस 15,10,000, 15,10,000। आप इसको ऐड यहाँ लिखते हैं हम टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है नहीं, तो यही मेरी क्या आ गई प्राइम कॉस्ट, हाँ या ना। ठीक है बच्चे, कुछ करना है नहीं, कॉस्ट शीट ही बनानी है बस, उसको डब्बे में दिखाना है, तो वो आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट हो गया। तो ये हो गया 2740 प्लस 15,10,000, तो ये आपका हो गया 42,50,000 प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, नीचे लिखा हुआ है बच्चे। अब मैं यहाँ पर ना ध्यान दो, ये रहा, अब मैं फैक्ट्री एक्सपेंस ये वाले नहीं लूँगा, ये तो एक्चुअल है, कॉस्टिंग में आपको दिया हुआ है, ये रहा नीचे, कहता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का 20%, तो 42,50,000 है मेरी प्राइम कॉस्ट, तो 42,50,000 इसका 20%, तो ये 8,50,000 रुपये आ जाएगा बच्चे। 42,50,000 इसका कितने परसेंट, 20%, 8,50,000। तो मुझे बताओ ये मेरे क्या आ गए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 51 लाख। ठीक है जी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आपके आ गई। अब मैं इसमें से लेस करूँगा क्लोजिंग WIP। वैसे तो आपको पता है इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो 0, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो जो आपको दिया हुआ है वही ले लेना। ये रहा WIP 1,20,000 रुपये, ठीक है ना, नीचे नहीं दिया हुआ आपको, तो फिर जो है वही ले लेंगे 1,20,000। ठीक है बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम स्टार्ट तो हो गया बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर काम स्टार्ट हो गया तो हो सकता है कि उसमें कुछ मटेरियल खर्च हो गया हो, कुछ लेबर ने काम कर दिया हो और कुछ फैक्ट्री के खर्चे, तो कुल मिला के 1,20,000 रुपये। ठीक है ना, 1,20,000। डिटेल में कि WIP की वैल्यूएशन कैसे होती है वो बच्चे BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। BCom प्रोग्राम के सिलेबस में ये बात नहीं है कि WIP की वैल्यूएशन कैसे होती है, या फिर CA के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, CA इंटर, CMA इंटर, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि WIP की वैल्यूएशन कैसे होती है। BCom प्रोग्राम के बच्चों के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि WIP की वैल्यूएशन कैसे होती है। और कौन से चैप्टर में पढ़ाया जाता है WIP की वैल्यूएशन, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक चैप्टर आता है, उसमें पढ़ाते हैं कि WIP की वैल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है ना, अभी आपने तो बस इतना चलना है कि 1,20,000 रुपये आपको दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी यही है, कॉस्ट अकाउंट्स में भी यही है। ठीक है ना, क्योंकि कोई आपको इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं दी हुई, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़ आप इसमें से तो लेस कर देना। तो लेस करने के बाद जो आएगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 1,20,000 रुपये में लेस करना है, तो 51 लाख माइनस 1,20,000, तो ये आपका 49,80,000 आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद है बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब हम यहाँ लिखेंगे 2
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब इसमें क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको इसमें लिखा हुआ है बच्चे 6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर आप ये देखोगे कॉस्ट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, ये कॉस्ट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है ना, इन द कॉस्ट अकाउंट्स ये दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट ₹6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करी हैं। ये देखो आप, कहता है 60,000 यूनिट्स तो आपने बेच दी, तो ये बनाई होंगी तभी तो बेची हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहा है फिनिश गुड्स का 2,000, तो इसका मतलब जो बिना बिके रह गई, अरे भाई बनाई होंगी तभी तो बची हैं। अब मैं अगर यूनिट्स ही ना बनाऊँ तो फिर बैलेंस कहाँ से आ जाएगा। तो मैंने जो प्रोडक्शन करी होगी वो 62,000 प्रोडक्शन करी होगी। कितने यूनिट्स बनाई होंगी मैंने, 62,000 यूनिट्स। उसमें से मैंने 60,000 यूनिट्स तो सेल कर दी। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 तो मैंने सेल कर दी, 2,000 मेरा बच गया क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बनाई कितनी होंगी, 62,000। तो 62,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपका आ जाएगा 3,72,000, 3,72,000। तो ये आ जाएगा 53,52,000। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर इसमें मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट शीट ही तो बना रहे हैं और कर क्या रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, अब ये देखो आप, यहाँ तो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000 रुपये। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कॉस्ट शीट के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं। ये जो 53,52,000 आ रहा है, ये कितने यूनिट्स को बनाने का खर्चा है बच्चे, 62,000 यूनिट्स को बनाने का खर्चा है। ये बात हम कॉस्ट शीट में 2-3 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, और पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी आपको रिकन्सिलेशन की। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे, आप वो वाला मत ले लेना जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट पे होती है, फैक्ट्री कॉस्ट पे, और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होती है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो 53,52,000 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 62,000 यूनिट से। ये जो खर्चा है ये 62,000 यूनिट्स का है, और क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक बचा है 2,000 यूनिट, तो उसका कितना, तो बच्चे ये आ रहा है 1,72,645, 1,72,645। इसको लेस करने के बाद 53,52,000 माइनस 1,72,645, तो ये आ रहा है 51,79,355। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मैं इसमें ऐड करूँगा 2 सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड्स जो भी है, और इसमें लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस को लेकर 8 रुपये पर यूनिट सोल्ड। तो हमने कितने यूनिट सेल करी हैं आप देख लो, हमने 60,000 यूनिट्स आई थिंक सेल करी है। तो 60,000 यूनिट्स हमने सेल करी है, और 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 4,80,000, 4,80,000 ये मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स।
है ना जी। तो ये कितना आ जाएगा 480 ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 56,59,355 ये चीज़ आ जाएगी 56,59,355। ठीक है बच्चे। और आपको ये बात पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट के बाद सेल आ जाती है, हाँ या ना। ठीक है बच्चे। तो सेल्स ना आप क्रेडिट साइड में दिखाना, यहाँ पे आप यहाँ दिखाना बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना 60,000 यूनिट्स, और आपने इसको कितने में बेचा है, आई थिंक 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेचा है, 60,000 में, 60 लाख में। तो ये कितना आ जाएगा 60 लाख, 60 लाख आ गया। तो बस इसको ऐड कर लो अब आप। $60 लाख, $60 लाख में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ रहा है 3,40,645, 3,40,645 बैलेंस। और ये प्रॉफिट जो है ये 60,000 यूनिट्स पर है, प्रॉफिट ऑन 60,000 यूनिट्स। ये बन गई आपकी कॉस्ट शीट, बना लो, कॉस्ट शीट कह लो या आपका कॉस्टिंग P&L, एक ही बात है। ठीक है बच्चे। तो कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है 3,40,645, और जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट था, 3,25,600 का प्रॉफिट था, है ना। अब दोनों में डिफरेंसेस के रीज़न देख लेते हैं, क्या क्या रीज़न आ रहे हैं, और उन डिफरेंसेस के लिए आप क्या बनाओगे, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। उस चीज़ लास्ट उसमें भी करा था क्वेश्चन, देख लो आप एक बार। मटेरियल तो बच्चे हमने सेम ले लिया था, तो मटेरियल और वेजेस में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस में चेक करो, फैक्ट्री एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना है, 8,30,000 रुपये, है ना। एक बार ज़रा कॉस्टिंग में देख लो आप, ये देखो कॉस्टिंग में कितना है, फैक्ट्री 8.5 लाख, डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पे 8,30 है, यहाँ पे 8,50 है। कॉस्ट अकाउंट्स में आपने खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए, हाँ या ना, ओवर रिकवरी हो गई। समझ गए बच्चे यहाँ तक। तो हम एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को बेस ले लेते हैं। ये लिया हुआ है 3,40,645, है ना, इसको बेस ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, जो कि कितना आ रहा था 340,645, 340,645। ठीक है। अब हम खर्चों का हिसाब किताब लगाते हैं कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में बच्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें कितना है 8,30 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कॉस्ट शीट के अंदर या कॉस्टिंग P&L में है 8.5 लाख। ठीक है ना, प्लीज़ आप चेक करते रहना। तो इसका मतलब कॉस्टिंग में आपने ज़्यादा दिखा दिए, ओवर रिकवरी हो गई। तो मैं यहाँ लिखूँगा फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो आपने दिखाए हैं 8.5 लाख, 8,30,000 रुपये। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 8,30,000
30,000 रुपये, और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया है 8.5 लाख। खर्चों से प्रॉफिट कम होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 8,30,000 रुपये कम हो गए, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट 8.5 लाख रुपये कम हो गए। ठीक है जी। अब मुझे बताओ मैंने किसको बेस बनाया है? मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस बनाया है। तो मैं क्या करूँ ऐसा कॉस्ट अकाउंट्स के साथ, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में प्लस माइनस करना है, तो मैं कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा क्या करूँ कि मैं फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ। तो बच्चे आपने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को 20,000 रुपये ज़्यादा कम कर दिए, तो प्रॉफिट को बढ़ाओ ना, यानी कि खर्चों को 20,000 रुपये कम रिकॉर्ड करूँ, और अगर मैं कम रिकॉर्ड करूँगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा 20,000। आई होप आपको बात समझ में, प्लस करके दिखाओगे आप इसको। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं फटाफट क्वेश्चन निपटाता हूँ बच्चे। ठीक है, इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद WIP की वैल्यूएशन आ रही है। आप ये देखो WIP की वैल्यूएशन तो सेम है। प्लीज़ आप कॉस्ट शीट देखते रहना साथ साथ, है ना, क्योंकि मैं कॉस्ट शीट पे पहले देख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं P&L से उसको कंपेयर करा रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कॉस्ट अकाउंट्स में 120 है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी 120 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ठीक है, फिर आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर 3,72,000 रिकॉर्ड हुआ है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर 3,82,400 रिकॉर्ड हुआ है। ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 3,82,400 है, और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर 3,72,000 है, मतलब अंडर रिकवरी हुई है कॉस्ट अकाउंट्स में, है ना जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हमने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हमने खर्चे दिखाए हैं 3,82,400, और कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने खर्चे दिखाए हैं बच्चे 3,72,000। ये चीज़ है, तो अंडर रिकवरी है। मैंने कॉस्ट को बेस बनाया, तो कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो मैं इसको और कम कर दूँगा, खर्चे और कम हो जाएंगे। मतलब खर्चे आपने कम दिखाए तो ज़्यादा दिखाओगे आप खर्चे, और खर्चों से प्रॉफिट गिरेगा। 3,72,000 माइनस 3,82,400, तो 10,400 आता है, 10,400। ठीक है जी, ये चीज़ है। उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो ना तो कॉस्ट अकाउंट्स में है और ना ही फाइनेंशियल अकाउंट्स में है। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट के अंदर या कॉस्टिंग P&L अकाउंट में आपने दिखाया है 1,72,645, 1,72,645, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने दिखाया है 1,60,000। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ओवर वैल्यू किया है, तो हम यहाँ दिखाएंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है ना, ये देखो मैं आपको दिखा, ये कॉस्ट शीट बनाई थी ना आपने, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 172,645, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 160 है। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ज़्यादा दिखा दिया। और ये बात आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो इनकम की नेचर का होता है। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम कम रिकॉर्ड हुई है, कॉस्टिंग में ज़्यादा दिखा दिया आपने। ये चीज़ है, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। इनकम की नेचर का होता है क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल कॉस्टिंग में ज़्यादा है, कॉस्टिंग में है 172,645, और फाइनेंशियल में कितना है 1,60,000। इनकम ज़्यादा दिखा दिया आपने कॉस्टिंग में, तो मैं क्या करूँ कॉस्टिंग के साथ कि फाइनेंशियल पे आ जाऊँ, कम करना पड़ेगा आपको, है ना जी, कम करोगे आप इसमें।
12,645, 12,645, 12,645, ये कम हो गया। अच्छा, इसके बाद है बच्चे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड की अगर मैं बात करूँ कॉस्ट शीट में, तो उसमें आपने दिखाया है 4,80,000, 4,80,000, और एक्चुअल खर्चे जो आपके हुए हैं, जो आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट में दिखाया है, वो दिखाया है 4.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर आपने ओवर रिकवरी कर ली है ना जी, ओवर रिकवर्ड या ओवर रिकवरी, ऐसे लिखो, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो ये है खर्चे हैं, सेलिंग ओवरहेड, प्रॉफिट गिरेंगे। कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट कितने गिर गए? 4,80,000, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड हुआ है 450, सॉरी, नॉट 460, 450। ठीक है जी। अब मुझे बताओ हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? कॉस्ट के हिसाब से। क्या करें कॉस्ट के साथ ऐसा कि फाइनेंशियल पे आ जाए? तो इसको बढ़ाओ आप 30,000 रुपये प्लस करके दिखाएंगे। हो गया बच्चे, कॉस्ट शीट तो हमने पूरी एनालाइज कर ली, सेल्स तो सेम ही आती है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। कॉस्ट शीट हमने पूरी एनालाइज कर ली, अब हमारे पास बचता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। इसको चेक कर लेते हैं बच्चे। मटेरियल तो सेम था, वेजेस सेम थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, सेलिंग ओवरहेड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सब हो गए। ये रहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में आते ही नहीं? तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट रिड्यूस हो गए इससे। अब यहाँ लिखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। ठीक है, एक कॉस्ट अकाउंट्स है और एक फाइनेंशियल अकाउंट्स है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है ना ये, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हो गए, 60,000 प्रॉफिट कम हो गया। अब हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं बच्चे? कॉस्टिंग के हिसाब से। क्या करें कॉस्टिंग के साथ कि फाइनेंशियल पे आ जाए? तो इसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे डेबिट साइड तो हो गई कंप्लीट। क्रेडिट साइड में डिविडेंड रिसीव्ड 18,000 रुपये इनकम है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है। डिविडेंड रिसीव्ड, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो प्रॉफिट बढ़ गए इसके, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए 18,000 रुपये। अब हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से। क्या करें इसके साथ, किसके पास आ जाए? तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, 18,000 रुपये, तो ये चीज़ होती है, बढ़ गया। अब आप देखो इसको प्लस माइनस करके, तो ये आपका प्रॉफिट आना चाहिए एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेट प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो मैं इसको प्लस माइनस करके देख लेता हूँ। 3,40,645 प्लस 20,000 माइनस 10,400 माइनस 12,645 प्लस 30,000 माइनस 60,000 प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 3,25,600। ठीक है, और इसमें भी आई थिंक फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना आ रहा था? 3,25,600। ठीक है बच्चे, करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करें, और हमने कुल मिला के आई थिंक 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बचा हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तब तक आप इतना रिवाइज़ करो उसको।